हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं स्पॉम केस स्टडी सेट बी सॉल्यूशंस। तो हमारी 51 केस स्टडी तक कंप्लीट हो चुकी है, 52 से स्टार्ट करते हैं। Glen Engineering Limited is adopting lean practices and a drive for excellence and productivity among the lean initiatives that GEL has taken in recent past. TPM is prominent. While speaking to one of the quality circles, the Chief Management Accountant, Mr. Deepak, explains TPM consists of 8 strategies or pillars that ensure equipment is consistently maintained and inspected by instilling a sense of responsibility for equipment in all employees. He further says one such pillar deals with routine maintenance and all the workers are partners in the betterment of GEL, and the success of the TPM initiative depends upon their efforts. A couple of training programs for workers in addition to the EDP Executive Development Program and NDP Management Development Program on 5S perspective organized by GL to empower its management and imply the focus of the past to explain 5S होते हैं इसमें sort, set in order, shine, standardize, sustain, as well as to highlight their scope and useful tools. तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर पार्ट ऑफ सॉर्ट फेज। अब सॉर्ट फेज का मतलब क्या होता है? सॉर्ट में होता है कि जो भी अननेसेसरी आइटम्स हैं उनको रिमूव करना। जो आइटम्स हमारी यूज की नहीं है वो हमें रिमूव कर देनी चाहिए, जिससे हम अपना जो काम है अननेसेसरी चीजों से हटा के नेसेसरी चीजें उस पर यूज कर पाए इजिली। तो यूज ऑफ रेड टैक्स इज द पार्ट ऑफ शॉर्ट फेज। रेड टैक्स का मतलब क्या हुआ कि हमने रेड टैग लगा दिया कि ये आइटम या तो हमें डिस्पोज करनी पड़ेगी या रिसाइकिल होगी या सेल होगी या स्क्रैप होगा, जो भी है तो हमें पता है कि हाँ ये आइटम हमारे इसी काम की है, तो रेड टैक्स उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो दिस इज द शॉर्ट। 48 आवर रूल। 48 आवर रूल इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। 48 आवर रूल ये कहता है कि कोई भी आइटम, ऐसी आइटम जो 48 आवर्स तक अंडर यूज हो रही है अगर, तो ठीक है, अदरवाइज इसको रिमूव कर दो। तो वी आर सॉर्टिंग दिस। 48 आवर रूल आल्सो कवर्ड इन द सॉर्ट फेज। डिस्पोजिशन ऑफ द रेड टैग आइटम्स। डिस्पोजिशन ऑफ रेड टैग आइटम्स क्या हुआ कि जो हमने रेड आइटम्स लगाई है, जैसे हमने रेड टैग लगाया, यही हमने डिस्पोज कर रहे हैं। तो इसमें अलग से ना डिफाइन करते हैं डिस्पोजिशन रेड टैग आइटम्स। जो भी डिस्पोजिशन रेड टैग आइटम्स है उनको डिस्पोज ऑफ कर दो, चाहे स्क्रैप के थ्रू बेच दो, या अगर उसका रिक्वायरमेंट नहीं है किसी और चीज में, किसी और प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट है वहां पे भी लगा दो। तो डिस्पोजिशन रेड टैग आइटम्स कंसिडर पार्ट ऑफ द शॉर्ट फेज। पुटिंग टूल्स एट द पॉइंट ऑफ यूज। पुटिंग टूल्स एट द पॉइंट ऑफ यूज जो होता है, ये इसका पार्ट, शॉर्ट का पार्ट नहीं होता, ये स्टैंडर्डाइज या आपका शाइन का पार्ट होता है। तो मेरे को आप ये चेक करके बताओगे कुछ किस चीज का पार्ट है पुटिंग टूल्स पॉइंट ऑफ व्यूज। तो ऑप्शन सॉर्ट के जो ऑप्शन हो गए कौन सा हो गया? यूजर रेड टैग, 48 आवर रूल, डिस्पोजिशन ऑफ रेड टैग आइटम्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑप्शन ए। इवेल्युएट द करेक्टनेस ऑफ ओपिनियंस एक्सप्रेस बाय मिस्टर शुक्ला। वो कह रहे हैं कि स्टाइल इज द सिक्स्थ एस एक्सटेंशन ऑफ 5S और 5S आर द इनेबलर दैट लीड टू कंटिन्यूअस नियल इंप्रूवमेंट। फर्स्ट कह रहे हैं स्टाइल इज सिक्स्थ एस। स्टाइल सिक्स्थ एस नहीं होता, सेफ्टी होता है। सेफ्टी इज द सिक्स्थ एस एंड 5S आर द इनेबलर्स दैट लीड टू कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। और जितने भी 5S होते हैं, TPM होता है, सिक्स सिग्मा होता है, जितने भी होते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है। सबका मोटिव ही क्या है कि कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता रहे। काइजन, जैसे काइजन हो गया, काइजन का भी क्या होता है? स्मॉल बट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो 5S are also the enabler that lead to continuous improvement. The second statement is correct. Option B. Which pillar of TPM focuses on routine maintenance? रूटीन मेंटेनेंस का मतलब क्या हुआ? जैसे आप अपनी इसको लाइफ से समझो कि जैसे आप सुबह मॉर्निंग उठते हो, और मॉर्निंग उठते हो उसके बाद फिर आप मुंह धोते हो, फ्रेशन अप होते हो, नहाने जाते हो, फिर उसके बाद पढ़ने बैठते हो। पढ़ने के बाद आपका स्लॉट होता है कि हाँ मेरे को 3 आवर्स का पढ़ना है। उसके बाद आप लोग अपना ब्रेक लोगे, फिर उसके बाद आपको 2 to 3 आवर्स का स्लॉट निकालना है, फिर थोड़ा ब्रेक लोगे। तो आपका रूटीन है वो। तो दिस इज काइंड ऑफ ऑटोनॉमस, यू आर कंटिन्यूइंग द एफर्ट। तो आप कंटिन्यूस चलता जा रहा है। ये रूटीन मेंटेनेंस किसका पार्ट होता है? ऑटोनॉमस मेंटेनेंस का। अगर कहीं पे भी रूटीन मेंटेनेंस लिखा है, समझ जाना दिस इज द पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस मेंटेनेंस। तो ऑप्शन डी। Which are the following included in the expected benefits from sort? Make work easier, customer satisfaction, improving ownership, prevent accumulation of unnecessary items, reduce chances of being distributed with unnecessary items. अब सॉर्ट में कौन सा बेनिफिट मिलता है? मेक वर्क इजियर। जब आपका काम, आपको पता है कि भाई मेरी बुक्स यहाँ यहाँ रखी हैं, आपने ढंग से सॉर्ट करके लगा रखा है, ये FR है, ये FM है, ये ऑडिट है, ये DT IDT और आपका IBS। तो आपको पता है कि ये सेक्शन इसका है। तो आपका वर्क क्या होता है? ईजी हो जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इससे सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं मिलेगा। अगर सॉर्ट हो रहा है तो सॉर्ट आप अपने इंटरनली बना रहे हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन से कुछ रिलेशन नहीं है। इंप्रूविंग ओनरशिप, इम्प्रूव ओनरशिप से भी कुछ रिलेशन नहीं है। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ अननेसेसरी आइटम, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है? सॉर्ट का मतलब अननेसेसरी आइटम्स को रिमूव करना। एंड रिड्यूस चांसेस ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अननेसेसरी आइटम्स। अब आप जब अननेसेसरी आइटम्स को हटा दोगे तो आपको क्या होगा?
चांस मिलेगा कि आपके चांसेस क्या रहेंगे, आप अननेसेसरी आइटम्स को नहीं पिक करोगे और जो भी आपको रिक्वायरमेंट है उस प्रोडक्ट को बना लिए किसी और चीज़ के लिए, तो आप उसी को पिक करोगे। तो रिड्यूस चांस ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद अननेसेसरी आइटम, अननेसेसरी आइटम होंगी नहीं तो इसके चांस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो दिस इज आल्सो पार्ट बेनिफिट ऑफ सॉर्ट। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। ऑप्शन ए, which of the following included in the expected benefits from Shine? Creates pleasant environment, makes comfortable with 5S procedures, frees up space, in- increases workers productivity, improves safety। अब शाइन का मतलब क्या होता है, शाइन की उससे समझो कि शाइन आप साफ पॉलिश करके रख रहे हो किसी चीज को, ऐसा समझो। अब जब आप किसी चीज को पॉलिश करके रखते हो अपने घर में, सब कुछ साफ रहता है, तो आपको क्या लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, खुश रहता है वो चीज। इट्स अ प्लीजेंट एनवायरनमेंट। सो सिंपल साइन से समझ में आया, क्रिएट्स प्लीजेंट एनवायरनमेंट, करेक्ट। मेक्स कंफर्टेबल विद 5S प्रोसीजर्स। अब 5S प्रोसीजर्स होते हैं उसके साथ तो कंफर्टेबल हो गई। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। फ्रीज अप स्पेस, सॉरी 1 मिनट, आई पुट समथिंग रॉन्ग। मेक्स कंफर्टेबल विद 5S प्रोसीजर, ये स्टैंडर्डाइज का पार्ट है। मैं आपको एसटीडी लिख रहा हूँ, एसटीडी का मतलब कॉल वाला एसटीडी नहीं, दिस इज स्टैंडर्डाइज। मेक्स कंफर्टेबल 5S प्रोसीजर इज द स्टैंडर्डाइज पार्ट, नॉट द शाइन पार्ट। फ्रीज अप स्पेस, जब आप शाइन करते हो आपको स्पेस खाली दिखता है तो आप उसको यूज कर सकते हो, फ्रीज अप स्पेस। इंक्रीज प्रोडक्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, सब कुछ साफ है तो उसको पता है कि सेफ्टी रहेगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ढंग से वो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। और जब शाइन करोगे तो सेफ्टी भी ऑब्वियसली इंक्रीज इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन सी। Which of the following statement is are correct? 5S should be implemented by only one person per department to save time and avoid confusion. Changing the areas layout including set in order. अब जो 5S होता है ना, ये 1% पर डिपार्टमेंट के लिए होता है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। जब आप अपने, सपोज आप शाइन कर रहे हो, सॉर्ट कर रहे हो अपने अपनी पर्सनल लाइफ में, तो आप अपने लिए पूरा एक पूरा देख के कर रहे हो ना कि भाई मेरे को ये चीज अपनी पढ़ाई के लिए पूरा करना है, एज अ होल कर रहे हो। किसी एक सब्जेक्ट के लिए तो करोगे ना, भाई एफआर को ऐसे रख देता हूँ बाकी बुक्स कैसे भी रहेंगी, ऐसा तो नहीं होता, पूरा होल ही करोगे ना। तो जब वो होता है जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में 5S इंप्लीमेंट होगा, एक डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट नहीं होता है। तो दिस इज द इनकरेक्ट। चेंजिंग द एरियाज लेआउट इज इंक्लूडेड इन सेट इन ऑर्डर। यस, सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या हुआ कि आपने एक एरिया डिफाइन कर दिया, जैसे वेयर हाउस होता है। आपने अगर किसी ने ऑडिट डिपार्टमेंट में फिजिकल वेरिफिकेशन करा है तो उसको पता होगा भाई आपको सेट एक ऑर्डर हम उसमें लिख देते हैं कि एक नंबर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि इस नंबर में ये आइटम्स रखी हुई गई हैं। तो अब किसी का फिजिकल वेरिफिकेशन में जाएगा, वो नंबर पे जाएगा, वहाँ पे देखा ये है, सीधा चेक कर लेगा। जब तक हम ऑर्डर में ही नहीं रखेंगे तो हमें कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए सेट इन ऑर्डर इज द चेंजिंग एरियाज लेआउट। जो एरिया है उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं, ऐसे बनाते हैं और उसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखते हैं कि इस ऑर्डर में हमें अपना सामान रखना है। तो चेंजिंग द एरियाज लेआउट इंक्लूडिंग सेट इन ऑर्डर इज करेक्ट। द स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन बी। Okay, case study 53. KG Airlines, the second largest airline in India, post the COVID-19 pandemic, the airline industry is slowly reviving its pre-pandemic levels of operations. Business is expected to revive and grow in the next few years. Profit margins of all players in the aviation industry are under constant pressure. This is due to the adverse global economic factors and overall inflationary conditions. Within the domestic market, KG Airlines, like all other players in the industry, is preparing for recovery of business and wishes to maintain, if not grow, its market share. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नेट बेनिफिट टू केजी एयरलाइंस बाय इंसेंटिवाइजिंग पैसेंजर्स टू अराइव अर्ली एट द एयरपोर्ट। ओके, ये पूछ रहा है कि नेट बेनिफिट कैलकुलेट करना है, ये कुछ केजी एयरलाइंस पैसेंजर्स को इंसेंटिव दे रही है अगर वो अर्ली पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट्स में। Okay, there are some numbers. If the arrivals are streamlined by making the passenger arrival earlier, the company can save 2 crore per annum due to lower staffing requirement. अगर पैसेंजर्स अर्ली पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे तो कंपनी 2 करोड़ पर एनम सेव कर रही है ड्यू टू लोअर स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स। दिस बेनिफिट कंसिडरिंग द सेविंग्स अक्रॉस ऑल एयरपोर्ट्स that KG Airlines operate to incentivize passengers to arrive 3 hours early. The airline can propose to add 50 mile points to the frequent flyer reward program. The reward points can be encashed to get exciting customized gift. Approximately 10,000 passengers are expected to avail of this incentive each year, with each mile point costing the airline 20 per mile point. ये कह रही है कि अगर पैसेंजर जल्दी पहुंच जाते हैं तो कंपनी सेव करती है 2 करोड़ पर एनम। अब उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कि जिससे पैसेंजर और जल्दी आए और मोस्टली पैसेंजर जल्दी आए, तो उन्होंने क्या करा है कि आपको 50 माइल पॉइंट्स मिलेंगे हर
जो भी पैसेंजर चलती आएगा तो उसको 50 माइल पॉइंट्स मिलेंगे, और 50 माइल पॉइंट्स, 1 माइल पॉइंट की कॉस्ट है 20 रुपीज़, और ईयरली 10,000 पैसेंजर्स इसको अवेल करेंगे। मेरे को वैसे समझ नहीं आया 20 माइल पॉइंट कौन देता है, कौन सी कंपनी है, इंडिया में तो नहीं है, कोई हो तो बताना मेरे को कमेंट में। तो 50 माइल पॉइंट्स मिलेंगे और 10,000 पैसेंजर्स यूज करेंगे 20 माइल पॉइंट्स, एक ही कॉस्ट पड़ रही है कंपनी को। अब सपोज 10,000 अवेल कर रहे हैं तो टोटल पॉइंट्स कितने हो गए, 5 लाख पॉइंट्स। अब एक की 20 रुपीज कॉस्ट है तो टोटल कितना हो गए 1 करोड़, और कंपनी सेव कितना कर रही है 2 करोड़। तो नेट बेनिफिट कितना पड़ रहा है कंपनी को, 2 करोड़ माइनस 1 करोड़, 1 करोड़ का नेट बेनिफिट हो रहा है। तो ऑप्शन बी। एज पर द कानो मॉडल मैच द फैक्टर्स टू द कॉरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट्स। ओके, initiatives taken to ensure flight safety, initiatives to incentivize early check-in of passengers। अब इंसेंटिवाइज कंपनी क्या कर रही है, कोई भी पैसेंजर अर्ली जा रहा है, आप अगर अर्ली पहुंच जाते हो कंपनी उसको बेनिफिट दे रही है, तो इसका क्या होगा, डिलाइट एट्रीब्यूट, एक्साइटमेंट। अब कोई भी पैसेंजर क्या सोचेगा, यार जल्दी पहुंचते हैं, 50 रुपीज़ या 1,000 रुपीज़ मिल गए उसको, तो 1,000 रुपीज़ मिलेंगे, मेरा तो कम हो जाएगा, यहाँ पे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, एक्साइटमेंट डिलाइट एट्रीब्यूट। सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया, डी। अब एक बार ये चेक करो कि सेकंड का ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी, ए, डी, ए, किसी में भी नहीं है, डी सिर्फ एक में है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब और ऑप्शन भी चेक कर लो, इनिशिएटिव टेकन टू इंश्योर फ्लाइट सेफ्टी, क्या है, थ्रेशोल्ड एट्रीब्यूट। फर्स्ट का सी, क्यों, इतना तो उनको रखना ही पड़ेगा, फ्लाइट सेफ्टी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिले इन फ्लाइट टेक ऑफ एंड लैंडिंग, थर्ड का ए, रिवर्स एट्रीब्यूट। आपको यहाँ से सारे आंसर मिल गए। अब एयरपोर्ट फीस पेड इंकर्ड बाय द एयरलाइन, दैट इज इंडिफरेंट एट्रीब्यूट, सी, डी, ए, बी, सी, डी, ए, बी, ऑप्शन सी। पहले से हमें सेकंड से पता चल गया, इनिशिएटिव टू इंसेंटाइज अर्ली सेकंड एक्साइटमेंट, तो वहां से आप सब सेलेक्ट कर सकते हो। ड्यूरिंग द मीटिंग द मैनेजमेंट डिस्कस्ड, सॉरी सॉरी, प्लीज कंसिडर दिस इज अ कट ऑफ। During the meeting, the management discussed key information requirements and the needs of various stakeholders. Using Mendelow's matrix match the stakeholders to the power and interest they wield over KZ Airlines. एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल किस में आएगा, की प्लेयर्स, इन्फ्लुएंशियल, मार्जिनल अफेक्टेड, दैट इज इन्फ्लुएंशियल, हाई पावर, लो इंटरेस्ट। रीजन बीइंग, क्यों, अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल हाई पावर, लो इंटरेस्ट तो इसका कम है, हमें उसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका मतलब नहीं है, लेकिन हाई पावर है, अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं करेंगे तो सारी फ्लाइट जो है टाइम पे लैंड नहीं होंगी और टेक ऑफ नहीं कर पाएंगी, तो इसलिए दिस इज द इन्फ्लुएंशियल। ऑप्शन बी आ गया है, फर्स्ट का बी। अब फर्स्ट का बी देखो किस किस में है, ए और डी, हमें एक और चेक करना पड़ेगा। सप्लायर्स ऑफ एविएशन फ्यूल, की प्लेयर्स, इन्फ्लुएंशियल, लीवर, मार्जिनल अफेक्टेड। अब सप्लायर्स ऑफ एविएशन फ्यूल क्या होना चाहिए, दिट इज की प्लेयर्स। रीजन, क्यों, अब सपोज की प्लेयर्स अगर यही एक, अगर ये लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे टाइम पे, इंडियन ऑयल और जो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अगर ये लोग टाइम पे फ्यूल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये लोग, प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, प्लेन उड़ेगा नहीं तो हम ऐसा, आपने जब भी फ्लाइट में बैठते हो उसमें दिखाता है ना 3 मिनट में हम 2 प्लेन को रिफिल करते हैं, तो अगर ये टाइम पे ही कंप्लीट नहीं होगा तो जिसकी वजह से क्या होगा, डिले होगा लैंडिंग और टेक ऑफ वगैरह में, टेक ऑफ में। तो दिस इज द की हाई पावर एंड हाई इंटरेस्ट, सेकंड का ए, सेकंड का ए, दोनों में ऑप्शन दे रखा है सेकंड का ए। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज, मार्जिनल और अफेक्टेड, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज शुड बी अफेक्टेड, इसकी वजह से अफेक्ट जरूर पड़ेगा, लेकिन दिस इज लो पावर हाई इंटरेस्ट। क्यों, क्योंकि इससे लो पावर क्यों होगा, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज वो नहीं है तो हम जो जिससे हम साथ में कॉन्ट्रैक्ट करोगे, जैसे हम थर्ड पार्टी से उसको बोलेंगे ये बंदा नहीं आ रहा, आप हमें दूसरा प्रोवाइड कर दो, जैसे, तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ेगा उनको, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी किसमें है, ऑप्शन डी, तो डी ऑप्शन हो गया यहाँ पे, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट, जो बचा मार्जिनल, लो पावर, लो इंटरेस्ट, तो option D is the correct answer. Growth in the aviation sector has led to congestion in the airports across the country, due to which parking space available for the planes at the airport hangar is limited. Due to high demand, the parking fee is also increasing at rapid rate. Which tool strategic cost management will you apply to minimize the time and a plane is parked at the hangar? अब क्या कंपनी क्या करेगी भाई, वो क्या करेगी कि अपने फ्लाइट्स को इस टाइम पे लैंडिंग और टेक ऑफ करवाएगी उसकी, कि जिस टाइम पे जो पार्किंग स्पेस है अवेलेबल होगा, उनको एक पूरा चार्ट निकालेंगे, वो लोग देखेंगे किस टाइम पे हमारा ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहती है, उस टाइम पे हमें लैंडिंग और टेक ऑफ करना चाहिए,
एंड उसके बेसिस पे वो लोग चेक करेंगे कि पार्किंग फीस हमारी अगर इंक्रीज हो ही रही है तो ये लोग कनेक्शंस के थ्रू जाया करेंगे कि हाँ अभी फॉर एग्जांपल दिल्ली टू जयपुर, फिर जयपुर से बैंगलोर जाएंगे, फिर बैंगलोर से चेन्नई जाएंगे। तो इस टाइप से वो लोग रूट बैठाएंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारा पार्किंग स्पेस कम है और जिस टाइम पे हमारा अवेलेबल ज़्यादा है तो उस टाइम पे हम ऐसे ऐसे अपना टाइमिंग बिठा सकते हैं। तो ये लोग क्या लगाएंगे इस चीज़ में, काइजन इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इससे रिलेट नहीं कर रहा, क्वालिटी मैनेजमेंट भी इससे रिलेट नहीं कर रहा। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में से कुछ हो सकता है, बट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज दी, हम पहले से कुछ अपना कोई भी फीच ऐसा चीज़ है कि जिससे हम पहले से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि भाई बीमार होने से पहले ही अपने प्रिवेंट कर लो, डॉक्टर को दिखा दो वैसा, बट इसमें नहीं है। हम थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट इसमें लगेगा, क्यों, हम पहले से अपने आपको एनालाइज करना पड़ेगा और चीज़ों को देखना पड़ेगा कहाँ पे स्पेस अवेलेबल किस टाइम पे ज़्यादा होता है, उस टाइम पे हम लोग अपनी लैंडिंग और टेक ऑफ का टाइमिंग बिठाएंगे। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट। इफ केजी वांट्स टू एनालाइज रेवेन्यू जनरेशन बेस्ड ऑन वेरियस सेगमेंट्स व्हिच एनालाइज टू अंडरटेक, जो एयरपोर्ट है, ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री होती है ना, एयरलाइन इंडस्ट्री कस्टमर के बेस पे होता है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इसमें जैसे हम टेलीकॉम में देखते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकलता है, तो इसमें भी एक रेवेन्यू निकलेगा पर कस्टमर कितना निकाल रहे हैं हम लोग। तो हर एक कस्टमर से जो भी आप फेयर डिसाइड करते हो, जैसे सपोज दिल्ली से बैंगलोर का फेयर डिसाइड हुआ है 6000 रुपीज़, तो वो लोग उस टाइप उसमें देखेंगे हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है, उसका अपना मार्जिन ऐड करेंगे, तो कस्टमर के हिसाब से निकालते, तो बेसिकली कस्टमर जितनी ज़्यादा सीट्स पूरी बुक है तो प्लेन का प्रॉफिटेबल जी, अगर सीट्स पूरी बुक नहीं कुछ वैकेंट है तो क्या करते हैं आपके प्राइस कम कर देंगे और लोअर प्राइस पे आपको सेल कर देंगे एयरलाइन वाले। तो इसमें क्या कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कस्टमर प्रॉफिटेबल है तो आपका एयरलाइन रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है। तो ऑप्शन बी कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। ओके, केस स्टडी 54। A private bank has approached an information technology company for consultation regarding various challenges it is facing in business operations. Few of them are high staffing requirements, validation data across different applications, scanned document worksheets, and other paper documents. तो अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखे हैं। द आईटी कंपनी स्टडी वेयर person identified a set project can be automated using robotic process automation. Automation is RPA is an intelligent software program that makes use of robotic bots to handle repetitive rule-based digital tasks such the way of humans do. Basically बैंक है, प्राइवेट बैंक, उन्होंने क्या करा है, अभी तक मैनुअल प्रोसेस होता था तो उन्होंने एक आरपीए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है। तो ये क्या करेगा, डिजिटलाइजेशन करेगा। तो बेसिकली डिजिटलाइजेशन कर दिया अपने बैंक में, जो भी मैनुअल काम होते थे अब ये क्या होंगे, ऑनलाइन हुआ करेंगे सारे काम। तो फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन कैन हैंडल रूटीन रिपीटेड टास्क व्हिच आर द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी हैंडल्ड, जनरेशन ऑफ टैक्स डिडक्शन एंड शो सर्टिफिकेट लाइक 15G 15H। आप जब कोई भी बैंक के ऐप पे जाते हो, इंटरनेट बैंकिंग में जाते हो, टीडीएस का सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, आप निकाल सकते हो, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकाल सकते हो। तो दिस कैन बी हैंडल्ड। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट दैट रिक्वायर्स एंगेजमेंट विद क्लाइंट्स, अगर किसी का प्रोडक्ट का जो एंगेजमेंट चाहिए क्लाइंट के साथ, तो ये प्रोडक्ट वो नहीं कर सकता। क्यों, कोई भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेगा वो रोबोट नहीं कर सकता, वो तो कंपनी को खुद सोचना पड़ेगा, बैंक को खुद सोचना पड़ेगा कि हम नया क्या ला सकते हैं, कोई भी स्कीम है क्या करना है। तो डेट विल बी हैंडल्ड विद द बैंक इटसेल्फ, नॉट बाय द सॉफ्टवेयर। तो दिस कैन नॉट बी डन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम तो डिजिटाइज होता ही है। ट्रांजेक्शन लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्विंग डाटा एंट्री डॉक्यूमेंट रूटिंग डिटेल ईमेल नोटिफिकेशन। अब लोन ओरिजिनेशन प्रोसेस होता है, आप लोन जाते हो, अगर लोन चाहिए आपको, बैंक के ऐप में गए, इंटरनेट बैंकिंग में आपने क्लिक करा, सारे प्रोसेस बता देगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इतना चार्ज लगेगा, इतना ये लगेगा, इतना पीरियड, इतना टाइम ऑफ पीरियड में आप इतना इंटरेस्ट देना है, इतना ईएमआई पे करना है। तो एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following are benefits of RPA? Fraud detection and prevention, cost reduction in staffing requirements, improved business productivity to fast turnaround time, enhanced customer experience due to continuous availability of service and accurate processing. आरपीए का क्या बेनिफिट, फ्रॉड डिटेक्शन प्रिवेंशन, भाई अब क्या हो गया, सिक्योर हो गया आपको, अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो तो वो क्या बोलता है, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा, पहले पासवर्ड डालो फिर ओटीपी आएगा। कॉस्ट रिडक्शन, अब जो स्टाफ है वो किसी और चीज़ में ध्यान दे सकता है, आपको जो ऑनलाइन डिजिटल है उसके लिए आपको अलग से पर्सन बिठाने के लिए जरूरत नहीं है, कॉस्ट रिडक्शन हुआ। इंप्रूव बिजनेस प्रोडक्टिविटी, अब बिजनेस प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई क्योंकि अब जो काम पहले 1 आवर लगता था वो 10 मिनट से 5 मिनट्स में सारा काम हो रहा है, 5 मिनट्स से आप गए सब कुछ डाउनलोड करा, आप देख सकते हो। improve business productivity, enhance customer experience to continuous availability of service and accurate processing। अब मैं ही हूँ, मेरे को अच्छा लगता है कि हमें बैंक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम मेरा ऑनलाइन हो जाता है, मैं सब कुछ देख सकता हूँ अपनी इंटरनेट बैंकिंग, स्टेट बैंक, मेरे को बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, मेरे को टीडीएस सर्टिफिकेट निकालना है, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट निकालना है, लोन के लिए प्रोसेस करना है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पीपीएफ देखना है, किसी और चीज़ में बैंक में ट्रांसफर करना है, नथिंग, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। चेकबुक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, तो कस्टमर एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ आरपीए, ऑप्शन डी।
Successful implementation of RPA would free up the availability of workforce. The bank plans to engage few of its talented workforce to create and unlock value in terms of enhanced revenue, either by cutting cost or by creating new process, products and services. तो बैंक प्लान कर रहा है कि हम अपने कुछ टैलेंटेड वर्कफोर्स को किस में लगाते हैं कि अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर पाए, कॉस्ट कम कर पाए और कुछ नई प्रोसेस और प्रोडक्ट सर्विसेज लाएं जिससे कस्टमर को बेनिफिट मिले. The workforce will working within an organization will not have any ownership rights over innovation and other initiatives. कोई भी वर्किंग अगर कोई भी बंदा है, सॉफ्टवेयर का बंदा है, फॉर एग्जांपल टेक बैकग्राउंड से है, वो कोई नया सॉफ्टवेयर डेवलप करा, उसने कुछ नई चीज़ इन्वेंट करी, या कोई फाइनेंस बैकग्राउंड से है, उसने कुछ नया प्रोडक्ट लेके आया मार्केट में, तो उनको कुछ भी ओनरशिप या इनोवेशन के ऊपर राइट कुछ भी नहीं मिलेगा. दिस विल प्रमोट इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन टू अटेन कॉस्ट एफिशिएंसी, विल गिव इम्पैक्ट इम्पेटस टू ग्रोथ. बेसिकली कंपनी की ग्रोथ होगी और पर्सन की ग्रोथ होगी, बट कोई भी ओनरशिप राइट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा. सच टीम ऑफ वर्कफोर्स, इस वर्कफोर्स को क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेटर्स टास्क फोर्स. टास्क फोर्स जो होते हैं पर्टिकुलर किसी चीज के लिए होते हैं, तो ये टास्क फोर्स में काउंट नहीं होगा. इनोवेटर्स इनोवेटर्स हुए, बट ये इनोवेटर्स आप अपनी अपने लिए काम करते हो, ये किसी को सेल करते हो, तो वो भी नहीं हुआ. एंटरप्रेन्योरशिप भी आप खुद की कंपनी के लिए चलाते हो. अगर मैं हूँ अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ तो डेट इज एंटरप्रेन्योरशिप. बट इज एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप प्लस इंटरनल. बेसिकली आप काम तो कर रहे हो, अपना समझ के कर रहे हो, लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो, अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो, जिसमें आप एम्प्लॉय हो, एज एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योरशिप विद इन दी organization. So that is called entrepreneurship, not entrepreneurship. Option B is the correct answer. जहाँ पे आपको कोई भी ओनर राइट नहीं मिलता, आप कुछ इनोवेट कर रहे हो, बट यू विल नॉट गेट एनी ओनर राइट, यू विल नॉट गेट एनी वैसे कॉपीराइट वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, बट you will be counted as an entrepreneurship. Considering that digital technologies are causing disruption across industries, especially the financial service industry, which strategy is the bank following in response to such disruption? Withdraw, milking the cash flow, invest and counter invest, restrict presence and shift focus to the core. अब हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं मार्केट में, इंडस्ट्री में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब जैसे जितने भी बैंक देखते हो, अब बैंक क्या कर रहे हैं, हर कोई नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है, हर कोई नई नई फीचर्स लेके आ रहा है. जैसे मैंने देखा कि एसबीआई में आप इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करते हो तो आपको ओटीपी डालना पड़ता है. आप एक्सिस बैंक पे लॉगिन करते हो तो एक्सिस बैंक बोलता है कि पहले आप ना एक मोबाइल के ऐप में एक पिन आया होगा वो डालो. तो सबका अलग अलग तरीका है, कोई ओटीपी नहीं डाला, मोबाइल के ऐप से पिन से लेके डाल रहा है. आईडीएफसी में करो बोलते फिंगरप्रिंट लगाओ, ओटीपी डालो, तो कोई 2 फैक्टर, कोई 3 फैक्टर, अलग अलग फैक्टर्स ऑथेंटिकेशन लेके आए जिससे हमारे सिक्योरिटी इंक्रीज रहे और कस्टमर का साथ कोई भी फ्रॉड डिडक्शन ना हो. तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, काउंटर इन्वेस्ट करना, बार बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी टेक्नोलॉजी और चीज़ को बढ़ाए रखने के लिए, जिससे हमारी सिक्योरिटी ब्रीच ना हो और हम मार्केट में अपनी डिस्टर्ब करते रहे इंडस्ट्री को. इसलिए फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में सिक्योरिटी इज द मेन की. तो इसका ऑप्शन ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी, इन्वेस्ट एंड काउंटर इन्वेस्ट. The bank's loan origination department manages handling many types of loans like personal loans, home loans, commercial loans to the small and medium enterprises. The department processes include filing up and complete of loan applications, confirming information in the form, supporting documentary evidence, duty in the process for the loan approval disbursed department. Thus far, the origination process requires a lot of manual intervention subject to capacity of workforce available with the department. With the introduction of RPA, all this can be digitalized and automated with the cost management techniques has the bank implemented. तो बेसिकली कह रहे हैं कि आपको पहले लोन लेना होता था, होम लोन, कमर्शियल लोन, बैंक लोन, पर्सनल लोन, किसी भी टाइप का लोन लेना होता था, तो आपको पहले बैंक जाना पड़ता था, आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे. आप उसके बाद बैंक चेक करता था आपकी एलिजिबिलिटी आप हो या नहीं हो, उसके बाद वो बैंक आपको बताता कि हाँ, आप लोन ले सकते हो. लेकिन आज अभी भी बैंक जाना पड़ता है लोन के लिए, बट आपके टाइप आज के टाइम पे आपकी प्रोसेस मोस्टली डिजिटाइज हो चुकी है. वो बोलेगा कि आप डिजिटली डॉक्यूमेंट सबमिट कर दो, मिनिमल इंटरवेंशन होगा स्टाफ का. आप इवन पर्सनल लोन के लिए जाते हो, पर्सनल लोन तो आजकल बिना डॉक्यूमेंट के बैंक दे रहा है. आपकी सैलरी अगर किसी बैंक में क्रेडिट हो रही है, वो बोलता है कि हाँ, आपकी 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी आती है, लो 20 लाख का लोन ले लो. आपको बैंक ऐसे लोन दे रहा है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि उसको पता है कि हाँ भाई 1 साल से इसकी सैलरी आ रही है, ही कैन पे. उसको आपका सिविल स्कोर वगैरह चेक करते हो, सब ऑनलाइन. आप सिविल स्कोर चेक करना है, आप किसी भी ऐप में जाओ, आपके कितने सारे ऐप है, वहाँ पे सिविल स्कोर जाके चेक कर सकते हो. मैं रिकमेंड करूंगा बैंक के ऐप में हमेशा चेक करना, उसके बेसिस पे ही आप लोग सही तरीके, क्योंकि हर जगह इन्फॉर्मेशन देना भी करेक्ट नहीं है. विद तो आरपीए के थ्रू क्या हो रहा है? तो इसमें कौन सी कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक उन्होंने अप्लाई करी है? टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. टारगेट कॉस्टिंग की किसी पर्टिकुलर टारगेट को सेगमेंट नहीं करे, टारगेट कॉस्टिंग नहीं हो सकती, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट में हो सकता है. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखा जाए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसी में हमें बजट बनाते हैं, ये एक्चुअल इतना हुआ, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वहाँ पे यूज होता है. इसका आंसर होगा थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट. क्योंकि एक थ्योरी देखी कि भाई मेरे जो मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा है, अब मेरा क्या होगा, जो स्टाफ पहले लोन दे रहा था,
अब उसको लोन देने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, पहले तो मैं जाऊंगा, मैं बोलूंगा बैंक को मैं लोन दे रहा हूँ ऐसे ऐसे चीज़, मतलब कि ऑनलाइन जाके आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गई कि भाई यहाँ पे मेरा अटैच चुका है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ भी, तो वहाँ पे जाके मैं स्टाफ के पास जाऊंगा। तो मेरी क्या होगा, 90% प्रॉब्लम ऑनलाइन सॉल्व कर रहा है, 10% मेरा स्टाफ सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टाफ जो है अब किसी और चीज़ में ध्यान दे पाएगा कि हमें कैसे कैसे इस चीज़ को सही कर सकते हैं, या और नई एक्टिविटी क्या ला सकते हैं। तो जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट है वो अब लोन देने में नहीं, लोन की जो प्रोसेस है बैक एंड में उसको सही कर सकता है और नई एक्टिविटीज में अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकता है। तो थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट इज द कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक विच द बैंक हैज इम्प्लीमेंटेड, ऑप्शन सी। केस स्टडी 55। अब मेरे को नहीं पता कि आप लोग सारी केस स्टडी सॉल्व करते हो खुद से या नहीं करते, तो केस स्टडी 55 इज योर होमवर्क। कुछ भी प्रॉब्लम है लेट मी नो इन द ईमेल और कमेंट बॉक्स। बस काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ इशू नहीं आएगा, सब जितनी पहले केस स्टडीज कराई है उससे रिलेटेड ही, ऐसा कुछ नया नहीं मिलेगा इसमें आपको। लेट्स मूव टू 56। Skyscope had planned when it originally designed its budget to buy its artificial ice for 10 per kg, but due to subsequent innovation technology, producers raised their price to 9.7 per kg। स्टैंडर्ड बनाया था 10, बट टेक्नोलॉजी की वजह से जो प्राइस रिड्यूस होगा 9.70, बट उन्होंने एक्चुअल प्राइस पे करा 9.50, क्योंकि नेगोशिएट कर लिया उन्होंने बेटर। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। क्वेश्चन का ट्रेडिशनल वेरिएंस फॉर आइस। ट्रेडिशनल वेरिएंस क्या हुआ जितना हमने स्टैंडर्ड बनाया था ओरिजिनल स्टैंडर्ड, एक्चुअल कितना हुआ। ओरिजिनल स्टैंडर्ड बनाया था हमने, कितना लगेगा, 5500 इंटू 5, हमने बोला था 27,500 kg आपको ओरिजिनल लगेगा, लेकिन लगा कितना 27,225। अब एक्चुअली में आपने स्टैंडर्ड बनाया था, कितना पे करोगे स्टैंडर्ड प्राइस, यूसेज का देख रहे हो, यूसेज एक्चुअल इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब ओरिजिनल यूसेज जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था माइनस एक्चुअल यूसेज इंटू ओरिजिनल स्टैंडर्ड प्राइस कितना था 10, तो कितना आ गया 2750 फेवरेबल, फेवरेबल 2750 फेवरेबल, ये हो गया। अब आपको निकालना है प्राइस वेरिएंस से पूछा है। अब प्राइस आपने प्राइस कितना पे करा 9.5, एक्चुअली कितना था 10, तो 10 में से आपने पे करा 9.5, और कितने पे करा 27,225 किलो के लिए, तो 13,612.5 फेवरेबल। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्राइस आपने कंपेयर था, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। अब ऑपरेशनल वेरिएंस, एक्चुअली में जो अपना ऑपरेट करा, ऑपरेट देखा जाए तो रिवाइज स्टैंडर्ड्स माइनस एक्चुअल। अब आपने रिवाइज जब करा तो आपने देखा कि 5500 इंटू 4.75 kg लगेगा, 26,125, लेकिन एक्चुअली में लगा कितना आपका 27,225। तो दिस इज दी आपका एडवर्स एड, कितने से 9.70, जो आपने रिवाइज स्टैंडर्ड करा था 9.70। ऑपरेशनल वेरिएंस, ट्रेडिशनल वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल देखेंगे, ऑपरेशनल वेरिएंस में रिवाइज स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल देखेंगे, तो 10,670 एडवर्स। अब आपका प्राइस वेरिएंस निकालेंगे। आपने प्राइस डिसाइड करा 9.70, लेकिन पे कितना करा 9.5, कितने केजी पे 27,225, 5455 फेवरेबल, 5455 7,670 एडवर्स, ऑप्शन सी। प्लानिंग वेरिएंस फॉर आइस आर इज अंडर। अब प्लानिंग वेरिएंस में क्या हुआ, ओरिजिनल स्टैंडर्ड वर्सेस रिवाइज स्टैंडर्ड्स, ओरिजिनल स्टैंडर्ड वर्सेस रिवाइज स्टैंडर्ड। तो जब वो निकालेंगे हम कितना 5500 इंटू 5, 27,500, और 5500 इंटू एक्चुअली में लगा कितना हमारा रिवाइज हमने स्टैंडर्ड का 26.25, तो 27,500 माइनस 26,125 इंटू 10, तो 13,750 कितना आ गया, 13,750 फेवरेबल, 13,750 फेवरेबल। अब आपका प्राइस का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 9.7 इंटू 26,125 जो रिवाइज स्टैंडर्ड था, 7,837.5 फेवरेबल, 7,837 फेवरेबल, दिस इज 13,750 फेवरेबल, ऑप्शन डी। क्योंकि यूसेज वेरिएंस 13,750 फेवरेबल और प्राइस वेरिएंस 7,837.5 फेवरेबल। द बेटर नेगोशिएशन ऑफ अ प्राइस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑपरेशनल फाइनेंशियल प्लानिंग मार्केटिंग। बैकवर्ड नेगोशिएशन किस चीज़ से रिलेटेड, ऑपरेशनल, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया। अगर आप मटेरियल प्राइस का कम कर रहे हो, बेटर नेगोशिएट कर पा रहे हो, दिस इज दी ऑपरेशनल मैटर, ऑप्शन ए। एन इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी इज डैश द कंट्रोल ऑफ द स्काई स्कोप एंड इज बाय नेचर डैश एरर। इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी,
इज आउटसाइड द कंट्रोल, क्योंकि उनके हाथ में तो है नहीं टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो बाहर से माल ले रहे हैं और उनको टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई जिससे प्राइस रिड्यूस हो गया। दिस इज द आउटसाइड द स्कोप ऑफ स्काई स्लो, आउटसाइड द कंट्रोल। और बाय नेचर ऑफ क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग मार्केटिंग इज अ प्लानिंग एरर। क्यों? जब प्लानिंग के टाइम पे हमें नहीं पता था कि प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, और जब हमें पता चला कि बाद में प्राइस रिड्यूस हो जाए, तो ये दिस इज कॉल्ड अ प्लानिंग एरर। प्लानिंग के टाइम पे हमें पता होता है कि हाँ भाई प्राइस रिड्यूस हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमने मार्केट की स्टडी नहीं करी, तो दैट इज द प्लानिंग एरर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Case study 57. National Fabric Company is a leading manufacturer of khadi fabric that is a further made up into dresses and suits. NSC was established 4 decades ago and presently enjoys the reputation as producer of quality fabric. The popularity of Made in India concept in recent years has led to change in demand for khadi fabric. NSC manufactured this fabric in designs established many years ago, keeping its traditional nature intact. The manufactured fabric is further sold to designing and weaving companies who would then convert them into traditional khadi attire like kurta, shirts. Hence, currently NFC does not have a direct reach with textile retail outlet for final customers. Management team NFC in integration, vertical and horizontal diversification, product range, market research as a tool of reduction value enhancement. ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। बाय मैन्युफैक्चरिंग लोअर ग्रेड क्लोथ फॉर यूज ऑफ द प्राइस सेंसिटिव 30 to 50 years कैटेगरी बट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एनएफसी ट्राइंग टू अचीव। अब इसमें एक चीज समझो, जिनका टारगेट है कितने लोगों का है, 30 to 50, 50 से प्लस नहीं, 30 से नीचे नहीं। तो दिस इज द पर्टिकुलर सेगमेंट। एक सेगमेंट को ना 30 to 50, पूरा होल सेगमेंट नहीं ले रहे कि हमें बच्चों के लिए बनाने हैं, यंग एज के लिए भी बनाने हैं, और हमें खाली मिडिल एज के लिए खाली मिडिल एज पर्सन के लिए बनाने हैं, और ना ही हमें ओल्ड एज पर्सन के लिए बनाने हैं। 30 to 50 अब और लोअर ग्रेड क्लॉथ बनाना है, तो किसमें नैरो टारगेट विद कॉस्ट फोकस। क्यों? टारगेट छोटा हो गया और कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। नैरो टारगेट विद द कॉस्ट फोकस, तो ऑप्शन डी। Which of the following may be a point of concern in end-to-end production of fashion apparel? Access to customer specification, customer related data, control over production, pricing and marketing, complexity of value system, improves profitability. Access to customer specification and customer ये तो कस्टमर स्पेसिफिकेशन तो ठीक है, बट ये कंसर्न नहीं है, तो कंपनी की ड्यूटी है। कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, कंट्रोल रखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्सिटी वैल्यू सिस्टम इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। इसका आंसर होगा कंसर्न क्या है इनका, कॉम्प्लेक्सिटी। क्यों? कि जब आप कुर्ता भी बना रहे हो, हमने पढ़ा कि वर्टिकल इंटीग्रेशन भी जा रहा है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी करेंगे, तो इनका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है कि हमें अपना जो प्रोडक्ट है कस्टमर को डायरेक्ट खुद जाके भी बेचेंगे, और हम ये भी बनाएंगे और ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। जैसे आप खादी के स्टोर पे जाओगे किसी के भी, तो उसमें क्या होता है, आपको कुर्ता भी मिलता है, टी शर्ट भी मिलती है, शर्ट भी मिल रही है, जीन्स भी मिल रही है। तो पहले खादी का क्या होता था, पर्टिकुलर वो खाली कुर्ता बनाते थे, कपड़ा देते थे कुर्ता पजामा का। अब वो चीज़ नहीं है, खादी की साड़ी अभी हर टाइप का सेगमेंट क्रिएट कर रहे हैं और खुद से डाटा से और खुद से सेल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो वैल्यू सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी। If the production and SDC has to happen in a sequential manner, production of fabric, weaving, designing, stitching, which of the following may be very helpful to minimize work in progress between the process। जब अब सिक्वेंशियल मैनर में वो करते हो कि भाई जैसे पहले फैब्रिक आएगा, फिर उसको वीव करोगे, फिर उसको डिजाइन करोगे, फिर स्टिच करोगे, तो इससे क्या होगा, पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब इससे क्या होगा, किसी भी एक ही भी स्टेप में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं होगा। क्यों? कि अगर फर्स्ट स्टेप में काम रुक गया तो सेकंड थर्ड फोर्थ में काम पूरा रुक जाएगा, वो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि जब फर्स्ट से अगर आप माल नहीं आया, आगे पहुंचा ही नहीं सेकंड स्टेप पे, तो हम सेकंड स्टेप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो वन मशीन से सेकंड मशीन में जाकर सेकंड से थर्ड पे, थर्ड पे फोर्थ पे। तो दिस इज द काइंड ऑफ 360 डिग्री, ऐसा समझो। तो वहाँ पे क्या होगा, एक एक स्टेप करके हमारा काम बनेगा, और वर्क इन प्रोग्रेस वहाँ पे, वर्क इन प्रोग्रेस किसी को लगेगा वर्क इन प्रोग्रेस वहाँ पे चल रहा है, धीरे से काम वहाँ पे रुका हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, kind of principal Kaizen, principal Six Sigma, just in time cellular manufacturing। This is cellular manufacturing। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है कि एक मशीन से दूसरी मशीन में जाता है, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में, जिससे क्या होता है जो हमारा वर्किंग प्रोग्रेस होता है वो बहुत मिनिमल होता है। और इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हाँ इतना माल बन के आया, फिर हम इतना माल बनाना आगे। तो वी हैव अ रिपोर्ट एंड वी आर कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग अवर वर्किंग प्रोग्रेस। तो जहाँ पे वर्किंग प्रोग्रेस मिनिमाइज करना है, हमें सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे यूज करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Okay, case study 58. National Fabric Company NFC is a leading manufacturer of khadi fabric that is further made up into dresses and suits. NFC was established 4 decades ago and presently enjoys the reputation as producer of quality fabric. The popularity of Made in India concept in the recent year has led to a change in demand for khadi fabric. NFC manufactures this fabric in designs established many years ago, keeping its traditional nature intact. The manufactured fabric is further sold to designing and weaving companies who would then convert them into traditional khadi attire like kurta, shirts, etc. Hence, currently NFC does not have any direct with textile retail outlets for और फाइनल कस्टमर्स। सो बेसिकली एनएफसी बता रहा है कि एनएफसी खादी प्रोडक्ट्स में डील करते हो, मेड इन इंडिया इसका कॉन्सेप्ट है। और ये
खाली किस चीज़ में सोल्ड करती है, खादी फैब्रिक में सोल्ड करती है, कोई अदर इसका कुछ भी अदर फैब्रिक में यूज़ नहीं करती। एंड ये खाली ट्रेडिशनल कुर्ता, टाई लाइक कुर्ता, शर्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो मैनेजमेंट टीम एंड एनएफसी बिलीव इन इंटीग्रेशन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंड डाइवर्सिफिकेशन एज टूल ऑफ रिस्क फॉर रिस्क रिडक्शन एंड वैल्यू एनहेंसमेंट। तो एनएफसी आउट फॉर एक्वायरिंग स्काईलार्क designer clothing SDC is operating in designing or weaving of fabric into fashion wears which are mainly made from modern fabric material, satin, chiffon, velvet that give required gross style and look. SDC is targeting customers in age group from 18 to 30 years. Customers in this category comprise of फैशन कॉन्शियस यूथ whom looking work and would be desired preference. So basically NFC क्या कर रहा है कि वो एक्वायर कर रहा है एचडीसी को। अब एचडीसी क्या करती है, 18 टू 13 ईयर्स के एज ग्रुप को टारगेट करती है। उसमें इनका ये रहता है कि हम फैशन वियर्स बनाएंगे जो एनएफसी खाली ट्रेडिशनल वियर्स में यूज कर रही हो। सो दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंट डिफरेंशिएशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनएफसी ट्रेडिशनल कर रही है और ये न्यू फैशन में डील करती है एचडीसी। तो इसको ये एक्वायर करके क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। दिस इज द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बिकॉज क्यों, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है कि अपने एक प्रोडक्ट को अपने जस्ट अ मिनट। तो इसमें फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जब कंपनी अपनी रिटेल चैन आउटलेट्स वगैरह प्रिपेयर करती है, कस्टमर के पास डायरेक्ट रीच पहुंचने की कोशिश करती है। और वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है कि जब कंपनी अपने दूसरे सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो अब इसमें क्या है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, एक ही ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, अब दूसरे प्रोडक्ट्स में भी डील करना चाहती है। तो उस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, एचडीसी को इसने एक्वायर कर रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एक्विजिशन इज द फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. So management NFC plans to revamp the entire business operation HDC due to their focus on specific customer segment in terms of scale of operations. HDC is relatively smaller compared to NFC. The management of NFC then plans to replace fashion apparel lines with khadi apparel. NFC will expand its capacity to manufacture more khadi fabric. Given that demand for made in India product, it will use HDC's facility in manpower, designing and weaving the fabric into traditional attire. सो विच वुड बेस्ट डिस्क्राइब एनएफसीज एक्विजिशन ऑफ एचडीसी। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या होगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होगा बट ऑर्गेनिक अनऑर्गेनिक। अब इसमें ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन होगा। ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन बेसिकली वो उसी टाइप की कंपनी में डील कर रही है जो क्लोथ्स की कंपनी में डील कर रही है। तो दैट्स व्हाई इट इज फॉरवर्ड ऑर्गेनिक इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी. What would be the competitive advantage that NFC would gain by acquiring HDC? Broad target with differentiation, narrow target with differentiation focus, broad target with cost leadership, narrow target with cost focus. पहली बात तो डिफरेंशिएशन हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंशिएशन पहले वो ट्रेडिशनल में डील करती थी एनएफसी, अब भी किस में कर रही है, फैशन क्लोथ टायरिंग में डील कर रही है, जिसमें अलग अलग आपके जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी यूज करें 18 टू 13 ईयर्स ऑफ ग्रुप में। अभी ब्रॉड और नैरो टारगेट हुआ। दिस टारगेट इज ब्रॉड क्योंकि जो ट्रेडिशनल था वो पहले ओवरऑल हर एज ग्रुप का था, बट अब 18 टू 30 वाला भी आ गया। तो they are expanding with the broad target and with differentiation. तो option A is the correct answer. केस स्टडी 59, जो केस स्टडी 59 है ये केस स्टडी 58 की तरह है, बट इसमें एक चीज चेंज है. With integration and diversification is the main reason for NFC's acquisition of HDC. NFC plans to retain the business operation of HDC as it is without changing much of the current structure. इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग, जो एचडीसी का बिजनेस है 18 टू 30 ईयर्स और सर्टेन शिफॉन वेलवेट अलग अलग टाइप के वीविंग मटेरियल्स वगैरह बनाना, ये क्या कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि आप एज इट इज रहेगा, बस हम आपका कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और 58 में इन्होंने क्या करा था, 58 केस स्टडी में ये दे रखा है तो मैनेजमेंट टेंड टू रिप्लेस फैशन अपरेल विद लाइन विद खादी अपरेल। मतलब ये फैशन अपरेल को चेंज करके खादी अपरेल चेंज करेंगे, क्योंकि एचडीसी के पास जो नेटवर्किंग है और बेसिकली नेटवर्किंग प्रोडक्शन की फैसिलिटीज हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो इससे वो एनएफसी अपना यूज़ कर सकता है, अपना मार्केट प्रोडक्शन वगैरह एक्सपेंड कर सकता है। बट यहाँ पे क्या एचडीसी ये बोल रहा है कि एचडीसी का एज इट इज रहेगा, हमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। विच आर द फॉलोइंग वुड बेस्ट डिस्क्राइब द एक्विजिशन ऑफ एनएफसी ऑफ एचडीसी। तो इसमें क्या आएगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन हुआ बट दिस इज अनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक क्या हुआ, ट्रेडिशनल था उसमें ट्रेडिशनली ले रहे थे, बट इसमें क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल प्लस आपका जो पहले से ऑपरेशन है इनका रिटेल बिजनेस विदाउट चेंजिंग द स्ट्रक्चर, दैट इज अनऑर्गेनिक, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द NFC's business. So that's why it is forward unorganic integration, option D. What would be the competitive advantage from SDC's business model NFC would gain? अब SDC का बिजनेस मॉडल क्या है, छोटा है, 18 टू 30 ईयर्स के साथ वो करते हैं पूरा, मतलब 30 ईयर्स से कम ज़्यादा का नहीं, 18 से कम का नहीं, तो खाली एक पर्टिकुलर ईयर्स का सेगमेंट है। एंड
फोकस टू डिफरेंशिएशन हुई क्या, क्योंकि अब डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, ट्रेडिशनल प्लस डिटेल, दैट इज डिफरेंशिएशन, बट टारगेट साइज रहा दैट इज नैरो, तो दैट इज ऑप्शन बी, नैरो टारगेट विद डिफरेंशिएशन फोकस, दैट्स वाई 50 और 59 में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। 58 में ये लोग पूछ रहे हैं कि वो खादी को ही अपना ऑपरेशन आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें बोलते हैं खादी प्लस इनका जो एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल बिजनेस है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो दैट्स वाई इसके आंसर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। ओके, केस स्टडी 60 जो केस स्टडी 60 है इज दी होमवर्क। आप किसी भी ट्यूशन में जाते हो होमवर्क तो मिलता है ना, तो होमवर्क तो करना पड़ेगा आपको। और ये सिंपल है, जितनी भी केस स्टडी है मैंने पढ़ा है, तो ऐसा मत समझना कि आपको मैं कुछ हार्ड केस स्टडी दूंगा, और ये सब कुछ पढ़ी हुई है, आपकी बैलेंस स्कोर कार्ड होगा, आपने पहले सब कुछ ऑलरेडी स्टडी है, इसलिए खुद से सॉल्व करो। कोई भी प्रॉब्लम है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स और ईमेल, आई विल डिस्कस विद यू सेपरेटली, नो इश्यूज। और प्लीज़ लाइक करो या सब्सक्राइब करो चैनल को, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, एंड काफ़ी स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं प्लीज़ हमें बताओ, एंड प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी क्लियर कर पाए। ओके, लेट्स मूव टू केस स्टडी 61। Rabi Limited manufactures products from Division X and Y. Rabi Limited, considering the discontinuance of Division Y, since it is incurring a net loss of 2 lakh, the production at Division X is going to remain unchanged. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, रेट्स ऑफ वेरिएबल का 90% ऑफ नॉर्मल रेट्स, जो अभी वेरिएबल कॉस्ट के रेट दे रखे हैं, दैट इज 90% ऑफ नॉर्मल रेट्स ड्यू टू करंट वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशन, देयर इज एडुकेट मार्केट डिमांड फॉर एनी लोअर वॉल्यूम ऑफ रेट्स वुड गो बैक टू नॉर्मल रेट्स। Specific available fixed cost related to land, tenant, property tax, cost of premises of division Y, which operates from prime business area, facilities released by discontinuing division Y cannot be used for any other purpose. If division Y अगर discontinued जब हो जाता है, what will be the increase in variable cost B for Rabi Limited। अब ये कह रहा है कि अगर डिवीजन Y की डिसकंटिन्यूड वेरिएबल कॉस्ट में क्या इंक्रीज होगा। अब ये कह रहा है कि अगर ये एक चीज समझो, ये बोल रहा है कि 90% ऑफ नॉर्मल रेट्स है। अब यहाँ पे डिवीजन वाई नहीं होता तो लोअर वॉल्यूम ऑपरेशंस होगा, अब लोअर वॉल्यूम ऑपरेशंस होगा, जो रेट्स होंगे वो नॉर्मल रेट्स में चले जाएंगे। अब एक चीज समझो कि अगर इसमें दे रखा है कि 4 लाख यहाँ पे तो सेव हो गया, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो गई इसकी, ये तो अल्टीमेटली अवॉइड हो जाएगी 0। लेकिन अगर डिवीजन वाई डिसकंटिन्यूड हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट जो डिवीजन एक्स की है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, जैसे 90% में लोअर वॉल्यूम ऑपरेशन हो गया, 40 लाख लग रही थी, 40 लाख में से 36 लाख हम माइनस करेंगे अगर, दैट इज 4 लाख, तो 4 लाख विल बी द इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिवीजन एक्स। इसमें लिखा नहीं है बट दिस कंसिडर्ड, क्योंकि इंक्रीज तो यहीं पे होगी ना, यहाँ पे तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे तो 0 हो रहा है, तो बट विल बी द इफेक्ट 4 लाख। The division by discontinued will be the total savings and total increase in cost for Rabi Limited on account of this decision। आप समझो कि यहाँ पे कितने का इसको नेट लॉस हो रहा था, 2 लाख का, अगर डिवीजन बाई डिसकंटिन्यूड 2 लाख यहाँ पे सेव हुए, और यहाँ पे क्या हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी 4 लाख इंक्रीज हो गई, 4 लाख इंक्रीज हुई, 2 लाख सेव हुए, तो नेट हमें लॉस हुआ है, सेव हुआ, नेट लॉस हुआ 2 लाख का, कि 4 - 2 -4 +2 -2 का यहाँ पे नेट लॉस हो गया, नेट लॉस यहाँ पे 2 लाख, नेट लॉस 2 लाख का आ रहा है, तो अल्टीमेटली आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सेविंग्स 5 लाख कैसे निकल रही है, अब ये भी समझो। अब यहाँ पे देखो कि जो सेविंग्स हो रहा है, यहाँ पे 5 लाख की सेविंग्स हो रही है, या स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज 5 लाख सेविंग। अब लॉस कितने का हो रहा है, 3 लाख का इसको लॉस हुआ, जो कंट्रीब्यूशन मिल रहा था हमें 3 लाख का डिवीजन बाय में, उसका लॉस हो गया, दैट इज सेविंग्स एंड दिस इज लॉस। और जब ये अब डिवीजन बाय बंद कर दिया तो हमने 4 लाख हमें यहाँ पे ज़्यादा इंकर करना पड़ रहा है, 4 लाख, तो 4 + 3 का लॉस हुआ 7, और 5 की यहाँ पे सेविंग हुई 5, तो 7 - 5 = 2, तो 7 का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, 5 की सेविंग्स हो रही है, नेट लॉस 2। और मैंने आपको डायरेक्ट मेथड भी बताया कि -2 + 4 कितना नेट लॉस आ गया हमारा, 2 लाख का, तो ऑप्शन ए। Rabi Limited is compelled to reconsider its decision of closing down Division Y because that could impact its brand image, pose challenges of reestablishment of the market for the product. What type of consideration is being given weight to the by the management by looking into these factors? Relevant cost consideration, financial consideration, ethical, non-financial। नॉन फाइनेंशियल तो हमने देख ही लिया। अब हमें क्या लग रहा है कि भाई अगर हम बंद कर देते हैं हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, ब्रांड की इमेज खराब होगी, हमें फिर से प्रॉब्लम आएगी, कस्टमर्स जो हमारे जुड़े हुए थे वो छूट जाएंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जो वहाँ पे हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखी थी उनको भी बंद करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, कई सारे फैक्टर्स कंसिडर, तो आर दीज
Which factors? These are the non-financial consideration factors. So option D. Which of the following is not a limitation of non-financial consideration? Subjective measurement that could be subject to bias and interpretation. Improper measures will lead the companies to draw attention on wrong objectives. Focuses on factors that can aid sustainability of the organization in the long run. Possibility of error due to lack of statistical reliability. Subjective measurement that could be subject to bias and interpretation. Improper measures focuses on factor possibility of error. अब इसमें से क्या लग रहा है देखो सब्जेक्टिव मेजरमेंट दिस इज नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इम्प्रॉपर मेजर्स विल लीड द कंपनी ड्रॉ अटेंशन रॉन्ग ऑब्जेक्टिव इम्प्रॉपर अगर हमने मेजर्स लिए कि भाई ब्रांड रेपुटेशन ये पोस्ट चैलेंजेस एम्प्लॉयमेंट तो ये क्या हो सकता है रॉन्ग ऑब्जेक्टिव्स के लिए लीड कर सकता है दैट इज ऑल्सो नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन फोकस ऑन फैक्टर दैट कैन एड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग रन जब कोई भी सस्टेनेबल चीज आती है तो सस्टेनेबल मीन्स लॉन्ग रन में हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करेगी अगर कोई भी हम सपोज कोई भी टेक्निक लगा रहे हैं कि भाई हमें टीपीएम लगा रहे हैं सिक्स सिग्मा लगा रहे हैं काइजन लगानी है तो उस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है हम प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं कि हमें लॉन्ग रन में इंक्रीज करने कॉस्ट को अपने रिड्यूस करना है that is the financial consideration. A possibility of little statistical liability also the non-financial consideration. So option C is the correct answer. Case study 62. A company follows cost, volume, profit analysis to arrive at the break-even point of sales. The company produces two products, product A and product B, both of which are manufactured in batches as quarterly exercise. The management is assessing its production schedule for the products. Currently, machine A produces 25 units of product in one batch. The monthly production product A 10,000 units. After each batch of product a product a setup is required for setting up the machine to produce product B. पहले product A produce होता है उसमें 25 units निकलते हैं एक batch में और 10,000 units monthly production है. अब कंपनी वांट्स टू इंक्रीज द बैच साइज ऑफ प्रोडक्ट टू 50 यूनिट्स इन प्रोडक्ट ए तो मतलब आप चाहते हैं कि 50 यूनिट्स हम एक बैच में निकालें उसके लिए नंबर ऑफ सेटअप्स क्या होंगे 400 सेटअप्स लगते थे अब लगेंगे 200 सेटअप्स लगेंगे कि 50 यूनिट्स हम डबल यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं ड्यू टू लार्जर बैच प्रोडक्ट एडिशनल इन्वेंट्री स्टोरेज हमें लगेगा that will cost the company 75,000 per month extra इतना additional cost लगेगा given below its information. What is the currently monthly break even point of product A? अब break even point हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको एक्सेल में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट हमें कैलकुलेट करना है अभी देखो कि हमारा सेलिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ओके अब हमारा पहले से पहले कंट्रीब्यूशन निकालो सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 5,000 और वेरिएबल कॉस्ट 4,000 तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया यहाँ पे हमारा 5,000 माइनस 4,000 1,000 रुपीज पर यूनिट आ गया उसके बाद बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ कितनी लग रही है फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी यहाँ पे 8 लाख 8 लाख की हमारी फिक्स कॉस्ट आ गई यहाँ पे उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ पे जो करंट नंबर ऑफ सेटअप्स एंड कॉस्ट लग रहे हैं 400 सेटअप्स सेटअप कॉस्ट भी आएगी क्योंकि सेटअप कॉस्ट भी हमारी फिक्स्ड है अभी 400 सेटअप्स इंटू 500 तो 2 लाख की कॉस्ट आ गई टोटल तो हमारी टोटल जो फिक्स्ड कॉस्ट बैठ रही है यहाँ पे वो कितनी आ रही है 8 लाख प्लस 2 लाख तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कैसे लिखे बीईपी लिख सकते हैं इसको 10 लाख डिवाइडेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया 1,000 तो 1,000 यूनिट्स हमारी कितनी होगी ब्रेक इवन पॉइंट्स में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 1,000 यूनिट्स बट द करंट मंथली ब्रेक इवन पॉइंट 1,000 ऑप्शन ए बट द करंट मंथली प्रॉफिटेबिलिटी अब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करनी है अब प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने सब कुछ तो निकाला हुआ है टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई और हमारा मंथली प्रोडक्शन कितना है 10,000 यूनिट्स का और हमारा अब देखो हमारा जो टोटल कंट्रीब्यूशन आया वो कितना आया 4 करोड़ में से आप टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो हमारा 90 लाख क्या आ गई हमारा टोटल प्रॉफिट आ गया क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं फिक्स कॉस्ट कितना आ रहा है सेटअप कॉस्ट कितनी पड़ रही है टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पे टोटल फिक्स कॉस्ट आ गई 10 लाख कंट्रीब्यूशन पर यूनिट टोटल प्रोडक्शन कितना है 10,000 इंटू 1,000 पर यूनिट 10 लाख 1 करोड़ में से हमने 10 लाख टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करी 90 लाख तो 90 लाख हमारा टोटल यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट ऑप्शन बी what is the monthly break even point product in terms of units after proposed change in batch size अभी बोल रहे हैं कि बैच साइज आपका 200 सेटअप्स लगेंगे आप 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा कुछ अलग तो है नहीं और हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट था
मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू सेटअप। अब न्यू सेटअप में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट 75,000 पर मंथ एक्स्ट्रा लग रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है विल कॉस्ट द कंपनी 75,000 पर मंथ एक्स्ट्रा, लेकिन यहाँ पे हमारी जो सेटअप कॉस्ट होगी, सेटअप कॉस्ट क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि अब 200 सेटअप्स लग रहे हैं हमारे। 200 इंटू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, एक तो 8 लाख तो लगी रही है फिक्स्ड मंथ, और 75,000 की एडिशनल स्टोरेज एरिया की कॉस्ट लग रही है, सेटअप कॉस्ट हमारी यहाँ पे कम हो गई। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 9,75,000। अब हमारा कंट्रीब्यूशन कितना था यहाँ पे, टोटल कंट्रीब्यूशन जो आया था 1 करोड़ माइनस 9,75,000। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा न्यू सेटअप में, 90,25,000। तो 25,000 हमारा एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है अगर हम सेटअप चेंज कर रहे हैं। तो 90 लाख, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट्स पूछा था जिसमें प्रॉफिट निकाल दिया, ब्रेक इवन पॉइंट्स भी निकल जाएगा। अब ब्रेक इवन पॉइंट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लग रही है, 9,75,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, 1000। तो कितना आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट 975 यूनिट्स, ऑप्शन डी। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मंथली प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए आफ्टर प्रपोज चेंज इन बैच साइज। अगर बैच साइज हम चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आई थी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, 90,25,000। तो ऑप्शन सी 90,25,000। शुड द कंपनी इंप्लीमेंट द प्रपोज चेंज ऑफ इंक्रीजिंग द बैच साइज 25 यूनिट से 50 यूनिट्स। यस, करना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यस, द मंथली प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट इंक्रीजेस। यस, करेक्ट। यस, द कंपनी हैज लेसर सेटअप इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन। यस, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि लेसर सेटअप लग रहे हैं हमारे। नो, बाय इंक्रीजिंग बैक साइज इन्वेंटरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट इंक्रीज, इंक्रीमेंट तो बढ़ रही है लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है ना हमारी। दिस मंथली प्रॉफिटेबिलिटी, इट इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। नो, बिकॉज लेसर सेटअप रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है क्योंकि अब हमें 200 सेटअप्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड आर बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। So first is option C. Which of the following cost should not be included as labor cost while calculating setup cost? Cost of temporary labor hired for setup, cost of permanent labor who are otherwise idle, cost, overtime cost paid to let labor setup activity, opportunity cost of permanent labor अदरवाइज एंगेज इन सम अदर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। अब ये बोल रहे हैं टेम्परेरी लेबर हमने सेटअप के लिए ऐड करा, उसको ऐड करने की करेंगे। ओवर टाइम कॉस्ट जो पेड कर रहे हैं वो भी लेबर में ऐड होगी। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर परमानेंट लेबर यहाँ पे एंगेज नहीं होता तो कहीं और रेवेन्यू जनरेशन होता तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेकिन परमानेंट लेबर हुआ अदरवाइज आइडल। अब एक चीज़ बताओ, जो अब कंपनी, ऐसे इंजीनियरिंग कंपनीज होती है उसमें बोलते हैं ना कि वो बेंच पे बैठा हुआ है, मतलब कोई प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन कंपनी उसको फ्री भी सैलरी दे रही है। और क्या कहते हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट में कंपनी उसको सैलरी तो दे ही रही है, तो मतलब ये है कि दैट इज द संक कॉस्ट। क्यों, अब कोई कंपनी के पास काम हो या ना हो, उसको जो परमानेंट लेबर है उसको तो पैसा देना ही देना है। उसके अगर काम होगा जब भी पैसा देना है, काम नहीं होगा फिर भी पैसा देना है, तो दैट इज द संक कॉस्ट, क्योंकि कंपनी का वो पे करना ही करना है, दैट इज नॉट अवॉइडेबल। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नॉट शुड बी इंक्लूडेड एज लेबर कॉस्ट। What type of inventory management the system is company following? Pull system, push system, just in time production, batch labor. जस्ट इन टाइम तो है नहीं भाई, जितना रिक्वायरमेंट है उतने आप से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो 10,000 मंथली प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्चुअल डिमांड हो सकता है कम हो या ज़्यादा हो। बैच लेवल नहीं कर रहे, सेटअप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब पुश और पुल में आंसर बचता है, ये पुश कर रहे हैं क्यों, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम 25 यूनिट से 50 यूनिट्स करेंगे, 50 यूनिट्स करेंगे तो हमारा सेटअप कॉस्ट कम लगेगी, इसलिए बोल रहे हैं कि भाई इन्वेंट्री इतनी प्रोड्यूस करो एक बारी में। तो दैट इज द पुश सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ऑप्शन बी। केस स्टडी 63। Kowloon Toy Company expect to successfully launch Toy Edge based on a Disney character. KTC must pay a 20% royalty on the selling price to Disneyland. KTC targets a selling price of rupees 500 per toy and profit of 25% on the selling price. The following are the cost data forecast in the रखे. In addition to above, each toy requires 6.6 kg of other materials which are supplied at cost of 40 per kg with a normal 4% substandard quality which is not usable in the manufacture. Calculate target cost कितनी है, टारगेट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे दे रखा है कि सेलिंग प्राइस कितना है, टारगेट सेलिंग प्राइस 500, 25% सेलिंग प्राइस है उसका और 20% वो रॉयल्टी देता है। अब 500 सेलिंग प्राइस है, उसमें 25% उसकी प्रॉफिट है, तो 375। अब वो बोल रहा है कि उसको 20% वो रॉयल्टी भी देता है, तो 500 का 20% कितना हो गया, 100। तो 375 माइनस 100 कितना आ गया टारगेट कॉस्ट,
₹275 पर यूनिट इसका इतना कॉस्ट लगनी चाहिए। ऑप्शन डी। कैलकुलेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है पहले तो ये कैलकुलेट करते हैं। इन एडिशन टू ईच टॉय रिक्वायर्स 4 kg 0.6 kg ऑफ अदर मटेरियल्स विच आर सप्लाइड 40 per kg। 40 इंटू 0.6 ₹24, लेकिन ये बोल रहा है कि 4% सब स्टैंडर्ड क्वालिटी है, तो हमारा ये 96% की कॉस्ट है, क्योंकि हमें कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ती है कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी हम क्वालिटी अच्छी यूज़ करेंगे, 4% खराब भी निकल जाता है। तो डेट इज ₹25 हमारा मटेरियल कॉस्ट लग रही है। 25 प्लस 90 कंपोनेंट H1 है, कंपोनेंट H2 70 है, लेबर कितना लग रहा है ₹80, और प्रोडक्ट स्पेसिफिक ओवरहेड्स कितना लग रहे हैं ₹20। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी ₹285 पर यूनिट। ऑप्शन ए। बट शुड बी द कॉस्ट रिडक्शन टू मीट द टारगेट कॉस्ट, कॉस्ट रिडक्शन कितना होना चाहिए? 275 टारगेट कॉस्ट है, 285 लग रही है, तो कितना कॉस्ट रिड्यूस करना है? ₹10 पर यूनिट, तो ऑप्शन सी। जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, टारगेट कॉस्टिंग मेक्स अ मार्केट ड्रिवन अप्रोच टुवर्ड्स कॉस्ट बाय शिफ्टिंग फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वैल्यूज दैट टेंड्स टू नीड द कस्टमर। टारगेट कॉस्टिंग कैपेबल टू टेकिंग अकाउंट इनिशियल डिजाइन इंजीनियरिंग कॉस्ट एज वेल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स एंड सर्विस। Strategy of using target costing may affect the quality of product negatively. Cost reduction through target costing is temporary in nature. दिस इज रॉन्ग। ये पढ़ के समझ में आ गया। टारगेट कॉस्टिंग जो होता है वो परमानेंट होता है। भाई अगर आपने बोल दिया कि हमें लेबर कॉस्ट को इतना दे सकते हैं, ये हम प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल लगा रहे हैं उसमें यहाँ पे रिड्यूस हो सकता है, ये सप्लायर अच्छा माल दे रहा है, कम रेट पे दे रहा है, बल्क में क्वांटिटीज परचेज कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली कॉस्ट रिडक्शन जो हो रहा है इज परमानेंट इन नेचर, इज नॉट अ टेम्पररी नेचर। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्रॉस का मतलब यहाँ पे है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज लाइकलीहुड ऑफ यूटिलिटी ऑफ टारगेट कॉस्टिंग मे परहैप्स बी लोअर? असेंबली ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज वेयर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कॉस्ट कमिटेड इन द डिजाइन फेज, डिजाइन फेज में लगता है कॉस्ट, तो टारगेट कॉस्टिंग वहाँ पे यूज होगा ही होगा। सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री में जैसे कंसल्टिंग हो गए, सीए फॉर्म्स हो गए, एडवोकेट हो गया, या प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो जनरली सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री जितनी भी होती हैं वहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग इतना नहीं होता। वो लोग बजट जरूर बनाते हैं कि हाँ भाई हमें हायर करना है, इतने पे हायर करना है, बट उसमें टारगेट कॉस्टिंग का इतना नहीं, क्योंकि कॉस्टिंग वहाँ पे क्या होता है, सर्विस की ज़्यादा वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी जैसे बोलते हैं मार्जिन, प्रोफेशनल इंडस्ट्रीज में मार्जिन ज़्यादा आता है, तो वहाँ पे टारगेट कॉस्टिंग जनरली लोअर होता है। दैट इज करेक्ट। इंडस्ट्रीज विद हाई लेवल कॉम्पिटिशन में कॉस्ट रिड्यूस करनी ही पड़ेगी, तो यहाँ पे तो रिड्यूस होगा ही होगा। इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल का जो प्रोडक्शन होता है वहाँ पे हमारा डिजाइन में ऐसा कोई डिजाइन विजाइन तो बनाना नहीं। आपसे सीमेंट का काम है, सीमेंट के काम में कोई डिजाइन बनाओगे, भाई सीमेंट है, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए, बल्क में प्रोडक्शन होना चाहिए, एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएँ और अपने कस्टमर्स को ये आगे सप्लाई कर पाएँ, तो इनका क्या कहता है एफिशिएंटली रहता है, इनका फोकस टारगेट कॉस्टिंग में नहीं रहता। इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व इन हाई प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स, सो दिस इज in this industry also the target costing may be lower. तो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हमारी 63 केस स्टडीज तक सारी केस स्टडी कंप्लीट हो चुकी हैं। जो होमवर्क है आप उसको कंप्लीट करो, एंड कोई भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट सेक्शन या ईमेल पे बताओ। कुछ भी और भी अदर प्रॉब्लम है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक है, प्लीज़ लेट अस नो, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी।